हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आज का ये वीडियो आपके कन्वेंशनल सिलेबस का पार्ट है और साथ में करंट का भी। कारण ये है कि समय समय पर आप देखते हैं कि रेड पांडा को बचाए जाने के लिए, इसको संरक्षित किए जाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो अक्सर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाते हैं और यही हेडलाइन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। शायद आपको पता होगा कि रेड पांडा के संरक्षण के लिए अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एक मैराथन का आयोजन किया गया। यदि आप तिब्बतियन प्लेट्यू वाले एरिया में देखेंगे तो वहां पर भी बचाने के लिए इसको कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। यदि आप ईस्टर्न हिमालय वाले रीजन में चले जाते हैं तो वहां पर भी इसको संरक्षित किए जाने के लिए कई प्रकार के प्रोजेक्ट कार्यरत हैं। ये जो मेरे पीछे आप फोटो देख पा रहे हैं, एक्चुअल में ये है रेड पांडा की फोटो और इसमें जो सबसे मेन अंग माना जाता है दैट इज ये है इसकी टेल। यहां पर आप याद रखिएगा कि ये जो रेड पांडा मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं ये कालांतर में यानी कि पास्ट में ये मांसाहारी हुआ करता था, बट आज वर्तमान कंडीशन ये है कि ये एक शाकाहारी जीव है। और यदि इसके मेन भोजन की हम बात करें तो इसका मेन भोजन शायद जानकर आपको आश्चर्य हो कि यह बांस है ना। इसका जो मेन भोजन है यह बांस निकल कर आता है। कालांतर में भले ही यह मांसाहारी हुआ करता था परंतु आज ये पूर्णतः शाकाहारी जीवों में परिवर्तित हो गया है। बात करें कि ये रेड पांडा यदि होता क्या है तो याद रखिएगा कि ये रेड पांडा वास्तविकता में भालुओं की एक उपजाति होती है और देयर आर टू टाइप्स ऑफ पांडा, यानी कि यदि हम पांडा केवल पांडा को शामिल करें तो इस पांडा की दो प्रजातियां होती हैं। एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट पांडा जिसको सामान्यतः जाना जाता है जायंट पांडा या कुनफू पांडा के नाम से। और ये जो जायंट पांडा या फिर कुनफू पांडा है तो जिस प्रकार आज आपको रेड पांडा खतरे में नजर आ रहा है ठीक उसी प्रकार या फिर मैं कहूं उससे भी ज्यादा दुर्गम अवस्था में आपको यह ब्लैक एंड व्हाइट पांडा कभी दिखाई देता था। यहां पर एक संस्था है जिसका नाम है WWF है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसको बचाने का कार्य प्रारंभ किया था। ये WWF वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं है ना, इसका नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये विभिन्न प्रकार के ऐसे जानवर जो कि खतरे की कैटेगरी में है या फिर आने वाले भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए यह संस्था कार्य करती है। याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि भाई केवल और केवल रेड पांडा खतरे में है। आप देखेंगे कि एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक चीता भी खतरे में थे। शायद इसीलिए साइंटिस्ट बोलते भी हैं कि आने वाले भविष्य में जो हमारी आने वाली संतति है वो शायद इन जीवों को ना देख पाए। कारण क्या है कि इनमें इनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से घट रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इनकी आबादी कम हो रही है। इसीलिए इनको बचाए जाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी इनमें कार्यरत हैं। उन्हीं में से एक संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यदि आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसकी लोगों में दिखाई देता है ये ब्लैक एंड व्हाइट पांडा। क्यों भाई? क्योंकि जब ये खतरे में था तो इसको बचाने का पूरा दारोमदार इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात दैट इज WWF के कंधों पर दिया गया और इसने इसको इतना अच्छे तरीके से हैबिटेट किया, इतने अच्छे से कंजर्व किया, संरक्षित किया कि आज आपको यह वर्तमान कंडीशन में बिल्कुल ही निरसंरक्षित दिखाई देता है। अर्थात कुल मिलाकर यह संरक्षण की कैटेगरी में है परंतु यह किसी प्रकार से खतरे में नहीं है। अर्थात यदि कोई प्रजाति खतरे में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको संरक्षित ना किया जाए, संरक्षित इसे भी किया गया है परंतु इसे खतरा वर्तमान में नहीं है। इसके पीछे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने क्या क्या तरीके अपनाए, क्या क्या इसने इसको कंजर्व करने के लिए प्रयोग किए, कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए, ये सभी बातें मद्देनजर रखते हुए याद रखें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसको अपने लोगो में भी स्थान दिया। और यदि आप इसका लोगो देखेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके लोगो में आपको ब्लैक एंड व्हाइट पांडा का ही चित्र दिखाई देता है। यदि हम इस वाले पार्ट पर आते हैं तो एक होता है रेड पांडा, ये तो हुई ब्लैक एंड व्हाइट पांडा की बात। एक होता है रेड पांडा। हाँ, शायद यहां पर मैं आपको बात बता दूं एक कि ये जो जायंट पांडा है या फिर ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा है इसके संरक्षण के लिए और इसके प्रोजेक्ट के लिए जो भी फंड लगता था यह चाइना के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। और दैट इज वाई कि यहां पर यदि आज वर्तमान में कहीं पर भी यह ब्लैक एंड व्हाइट पांडा दिखाई देता है तो इस पर चाइना का अधिकार माना जाता है। कारण क्या है कि इसको संरक्षित करने में सबसे बड़ा योगदान इसी चाइना का है और इसीलिए आप एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले चैप्टर में सुनते हैं जब आप इस स्पीसी का अध्ययन करते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट पांडा वास्तविकता में
चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है, अर्थात इस पर चाइना का राइट है। रेड पांडा की बात करें तो ये इसी को कॉल किया जाता है चाइनीज पांडा या हिमालयन रेड पांडा। अब देखिएगा यहां पर मैंने बताया है कि इस पर चाइना का अधिकार है, कॉल किया जाता है इसे चाइनीज पांडा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेड पांडा पर चाइना का अधिकार है। यहां एक आवश्यक बात ये हो जाती है कि स्टडी IQ IAS हिंदी ने आप सभी के लिए ये प्रतिज्ञा प्लस बैच लॉन्च किए हैं, जो कि बेसिकली P2I अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले ये बैचेस हैं, जिनके अंतर्गत आपको SIP प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम, IGP प्रोग्राम, ये सब कुछ तो मिलेगा ही, साथ में आप पा सकते हैं यहां पर अपनी पूरी फी रिफंड। अर्थात यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो प्री क्वालिफाई किए जाने पर आपकी पूरी फीस भी रिफंड होगी, और आगे की जो जर्नी है यह भी स्टडी IQ IAS हिंदी अपने खर्चे पर आपको अवेल कराएगा। अर्थात दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली में पूरी की पूरी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ जो वीकली टेस्ट होते हैं यहाँ पर, और यदि आप इन वीकली टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं तो आपको प्रति हफ्ते 11,000 रुपए तक दिए जाएंगे। इसका मेन रीजन ये होता है कि UPSC की जर्नी में देखा जाता है कि भाई स्टूडेंट का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, और ये भी माना जाता है कि कई बार ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको UPSC एस्पिरेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर उसके कारण डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये बोल सकते हैं आप कि ये प्रतिज्ञा प्लस बैच आपके लिए एक प्रकार के मोटिवेशन की तरह बिहेव करेंगे। दैट इज़ वाई ये बैचेस लॉन्च किए गए हैं स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर, और अभी ग्रेट लर्निंग डेज के तहत आप यदि AKB लाइव कोड का यूज़ करते हैं, जो कि आपके लिए डिस्काउंट कोड है, तो आपको ये बैचेस इतने में मिलेंगे। आप इस अमाउंट पर ना जाइएगा, कारण ये है कि ये टेक्निकलिटी में आप सभी के लिए फ्री है। प्री क्वालिफाई करें, ये पूरी फी रिफंड हो जाएगी, और साथ में जो वैलिडिटी है यह भी 1 ईयर के लिए आपके बढ़ा दी जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, यदि इतना समझ में आया हो तो वापस आते हैं हम रेड पांडा पर। तो याद रखिएगा कि ये जो रेड पांडा आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है, ये सिक्किम का राजकीय पशु है। अब यहां पर आवश्यक बात यह हो जाती है कि भाई जो आपको हिमालय दिखाई देता है, इस हिमालय को हमने 3 पार्ट्स में, अर्थात दैट इज पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और साथ में मध्य हिमालय में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पश्चिमी हिमालय की विशेषता मैंने आपको हिमालय पढ़ाते समय और लद्दाख रीजनल ज्योग्राफी में जब मैं कवर करा रहा था, वहां पर मैंने बताई थी कि यहाँ आपको हिमालयन मूनल बर्ड और साथ में स्नो लेपर्ड दिखाई देते हैं। जब आप ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं तो इस ईस्टर्न हिमालय की विशेषता है एक्चुअल में यहाँ पर पाए जाने वाले यही रेड पांडा, जिन्हें कॉल किया जाता है चाइनीज या फिर हिमालयन रेड पांडा भी। हिमालयन रेड पांडा कॉल किए जाने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं होगा कि भाई ये पूरे के पूरे हिमालयन रीजन में मिलते हैं, परंतु ये जरूर होगा कि हिमालय के एक रीजन में अवश्य ये मिलते हैं, और ये एक रीजन कौन सा है? दैट इज ईस्टर्न हिमालय रीजन, या फिर इसी को कॉल किया जाता है पूर्वी हिमालयन क्षेत्र। और यदि हम आगे बात करें तो ये जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है, जिसको हम नेपाल में कॉल करते हैं, यहां पर आपको अन्य जीव जंतु दिखाई देंगे। अब चूंकि ये हमारे आज के टॉपिक का आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है, दैट इज वाई मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। वैसे भी मैंने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन रीजनल ज्योग्राफी में पहले ही कर लिया है। अब यदि इस पूरे हिमालयन रीजन की हम बात करें तो चूंकि आपको शायद पता होगा कि हिमालय केवल भारत में विस्तृत नहीं है, हिमालय भारत के अलावा और भी कई रीजन्स में आता है। जैसे यदि हम बात करते हैं तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आपको दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश के अलावा ये म्यांमार क्षेत्र में भी मौजूद दिखाई देता है, अर्थात इस वाले रीजन में भी ये आता है। म्यांमार के अलावा कुछ ये सिक्किम में भी दिखाई देता है, जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों ही भारत के भाग माने जाते हैं, सिक्किम में भी आएगा। और भूटान वाले एरिया में भी दिखाई देता है, और आश्चर्यजनक रूप से यह चाइना में भी, यानी कि जिसको हम तिब्बत का नाम देते हैं, तिब्बत के थ्रू यह चाइना में भी आपको मौजूद दिखाई देता है। इसीलिए इस पर भी वर्तमान में एक डिस्प्यूट खड़ा होता है कि चाइना बोलता है कि इस रेड पांडा पर भी हमारा ही अधिकार है। चूंकि ये पांडा की ही उपजाति है, इसीलिए इस पर भी हमारा अधिकार है, परंतु याद रखें कि ऐसा है नहीं। अब जब हम इस रेड पांडा के बारे में जान चुके हैं, याद रखिएगा कि ईस्टर्न हिमालय की ये स्थानिक प्रजाति है। अब इसको खतरे में होने का कारण क्या है कि ये वर्तमान में इसकी जो जनसंख्या है, इसकी जो पॉपुलेशन है, ये बहुत ज़्यादा घट रही है, और इस जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए इसको शिफ्ट किए जाने की बात हो रही है। यहां ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रयास करती है,
परंतु वो प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं और बावजूद उसके, उन प्रयासों के बावजूद इसकी संख्या में, इसकी आबादी में गिरावट क्यों आ रही है? याद रखिएगा, इसके खतरे में होने का एक जो सबसे मेन कारण होता है दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये एक प्रकार की बीमारी होती है या फिर एक प्रकार की, आप इसको बोल सकते हैं कि नेचुरल, यानी कि नेचुरली जब आप एक एरिया में रहते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका नाम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब एक आवश्यक बात हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, छात्रों छात्राओं के लिए जो ये सोचते हैं भाई कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो हर बार डाउन हो रहा है और ये लगातार इस डाउनफॉल में जा रहा है, मतलब कि हिंदी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो उनके लिए मैं बता दूं बच्चे कि एक तो हिंदी माध्यम के छात्र छात्रा ही कम अपेयर होते हैं किसमें, यूपीएससी के एग्जाम में, और जितने अपियर होते हैं उनमें से अधिकतर सीरियस नहीं होते, और यदि सीरियस होते हैं तो उनकी वर्तनी ठीक नहीं होती। अर्थात कहीं ना कहीं मिस्टेक हम में होती है जिसके थ्रू हम बोलते हैं कि भाई हिंदी माध्यम का रिजल्ट अच्छा नहीं होता और इसका जो दारोमदार है, इसकी जो जवाबदेही है हम किसी और पर डाल देते हैं, या तो हम इंस्टीट्यूट पर डाल देंगे या फिर हम गवर्नमेंट पर डाल देंगे या फिर यूपीएससी जैसी संस्था पर हम इसका दारोमदार डाल देंगे कि इस कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। याद रखिएगा कि आपको अपनी हिंदी पर ध्यान देना है, और मैं यहां पर अपनी पेड क्लासेस में भी यह बात बार बार रिपीट करता हूं कि जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो वहां पर आपको हिंदी की वर्तनी, हिंदी की जो भाषा है इस पर ध्यान देना है, लिखावट पर ध्यान देना है। अब इसका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट, इसका एक अपवाद, कि जब आप हिंदी माध्यम के छात्र होकर इसकी पूरी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे जो कि प्रायः आपको इंग्लिश में ही यूज करने होंगे। अर्थात यदि आप इसका हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ये थोड़े से ये टफ हो जाते हैं और ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की यदि हम बात करें या फिर भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात करें, तो बेसिकली ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, कार्स्ट स्थलाकृतियां यूरोप में पाई गई थी। दैट इज वाई इनका जो नाम देखने के लिए मिलता है ये अधिकतर टाइम, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको अंग्रेजी में ही देखने के लिए मिलेगा। अब इनका जब आप हिंदी रूपांतरण करते हैं तो ये गलत निकल के आता है। तो वैसा ही एक वर्ड है इनब्रीडिंग डिप्रेशन या फिर अंतः प्रजनन अपवाद। जब आप अंतः प्रजनन अपवाद प्रयोग करते हैं तो ये है तो सही, परंतु याद रखना कि आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो आंसर राइटिंग में आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन जिस प्रकार मैंने लिखा है ये देवनागरी लिपि में, आपको इसी प्रकार से यह लिखना होगा। इज दैट क्लियर? और यदि आप ये पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आप इस पूरे नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और यदि आपको ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार नहीं मिल रहा है तो आप नाम को आगे करके देख लेना भाई, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी कर लेना। आफ्टर वीडियो ये पूरी पीडीएफ यहां पर अपलोड कर दी जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब सबसे बड़ी बात कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है, तो जरा इसको आप समझना। यदि हमने माना कि भाई एक चाइल्ड है, सबसे बड़ी बात कि आपने अक्सर देखा होगा, आपके यहाँ शादी आदि तो हुई होगी कभी ना कभी, तो जब शादी होती है, शादी ना भी हो तो जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल सी बात है, आपको पता होगी कि भाई बहनों में शादी नहीं की जाती। यानी कि एक ही पेरेंट्स की यदि एक बेटा और एक बेटी है तो इनमें शादी नहीं की जाती। हाँ, इजिप्ट वगैरह में आप जाएंगे तो कालांतर में आप देखेंगे कि भाई बहनों में शादी होती थी, और शायद इसीलिए आप कई राजाओं को देखते हैं जिनकी मौत, जिनकी मृत्यु एक सामान्य सी बीमारी के कारण हो गई। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? तो जब एक ही पेरेंट्स के दो चाइल्ड होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, यदि इनमें ब्रीडिंग कराई जाती है तो इनसे होने वाली जो संतति होती है ये आनुवांशिक तौर पर उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती, उतनी ज्यादा ये कैपेबल नहीं हो पाती किसी बीमारी से निपटने के लिए। दैट इज वाई कहा जाता है कि एक ही पेरेंट्स के एक मेल और एक फीमेल में, अर्थात भाई और बहनों में शादी नहीं होती है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो मान लेते हैं कि एक फैमिली है एक्स, है ना, इसके जो चाइल्ड हुए ये चार चाइल्ड हुए, है ना। अब दूसरी फैमिली थी वाई, इन दोनों का जो हैबिटेट था ये एक ही था, अर्थात ये ईस्टर्न हिमालय में ही रह रहे थे। अब हुआ ये कि यह क्रिया निरंतर चलती रही, अर्थात यहां पर इनके जो चाइल्ड थे एक्स और इनके जो चाइल्ड थे दैट इज जेड, यहां पर ये एक्स का प्रजनन जेड के साथ हो रहा था, तो आने वाली जो संतति थी दैट इज सी। अब ये सभी लोग यहीं पर हैं। अब इन्हीं के मध्य प्रजनन के द्वारा अन्य संततियां उत्पन्न हुई, इनके मध्य प्रजनन के द्वारा अन्य संततियां उत्पन्न हुई, और फिर इनका जब नेचुरल हैबिटेट यहीं पर है तो ये एक ही स्थान पर रहकर बार बार प्रजनन क्रिया कर रहे हैं।
तो इनकी जो आने वाली संतति है उसको वातावरण में सरवाइव करने के लिए किसी प्रकार से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। अब जब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है तो इनका जो डीएनए है, इनका जो आरएनए है, इसको कुछ एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ रहा है ना। ये अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रहा है, इनबिल्ट नहीं कर पा रहा है। और जब ये अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रहा है, इनबिल्ट नहीं कर पा रहा है, दैट मींस कि अब धीरे 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 इनका जो डीएनए है और इनका जो आरएनए है ये कमजोर पड़ेगा। इसका अर्थ है कि इनका जो आनुवंशिकी विकास है यह बाधित होना चालू होगा। और जब इनका आनुवंशिकी विकास बाधित होना प्रारंभ हो जाएगा तो यहां पर बार बार प्रजनन क्रिया के थ्रू जब किसी जीव का आनुवंशिकी विकास बाधित होता है तो इस प्रक्रिया को कॉल किया जाता है एक्चुअल में इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और यही इनब्रीडिंग डिप्रेशन वर्तमान समय में आपको दिखाई दे रहा है इस रेड पांडा में, जो कि मिलता है हिमालय, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इसमें मिलता है, इसके अलावा आपको एशियाटिक लायन में भी ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखाई देता है, एशियाटिक चीता में भी ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखाई देता है, और कई प्रकार के जीवों में जैसे कि लाइक राइनो में भी यह इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखाई देता है। परंतु राइनो के खत्म होने का कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन के साथ साथ इनका अवैध शिकार भी है। अब वहां पर हम नहीं जाएंगे, कारण यह है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। दैट इज वाई हम केवल रेड पांडा पर रहेंगे। यदि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई ऐसे ही अन्य जीवों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं एक एक जीव के बारे में यहां पर जानकारी लेकर आऊंगा। चलिए, यदि यहां पर हम समझें कि भाई इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने का तरीका क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो याद रखें कि इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई इन दोनों में से आप किसी एक जीव को उठाएं या फिर किसी एक फैमिली को उठाएं और उसको कहीं और शिफ्ट कर दें। तो हो भी यही रहा है कि वास्तविकता में इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए जो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, इन्हें सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि आता है इस वाले रीजन में, अर्थात दैट इज वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में। यहां इनको शिफ्ट किया जाना है। कारण क्या है भाई कि एक्चुअल में जब आप किसी नए एरिया में जाएंगे, देखना जब भी आप किसी नए एरिया में घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो तबीयत है ये थोड़ी सी बिगड़ती है, जनरली थोड़ी सी बिगड़ती है उन व्यक्तियों की जो कि प्रायः कहीं पर घूमने के लिए नहीं जाते हैं या फिर प्रायः कम घूमने के लिए जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जो आपकी हेल्थ है ये थोड़ा सा इंप्रूव होना चालू होती है। अर्थात कोविड आया, कोविड में आधे लोग बीमार पड़े, बीमार पड़ने के बाद आज यदि वर्तमान में देखें तो हवा वही है, हाँ हमारे अंदर एंटीबॉडीज विकसित हो गई हैं, अर्थात जो हमारा डीएनए और आरएनए है इसने आनुवंशिकी विकास किया है, जिसके कारण आज हम कोविड से लड़ पाने में समर्थ हैं। शायद यही हुआ है। अब ऐसा ही कुछ होता है कि जब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट किया जाता है तो इनके जलवायु क्षेत्रों में परिवर्तन आया, इनके नेचुरल हैबिटेट में चेंज आया, इनको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े। और जब इनको अपने अंदर चेंजेस करने पड़े तो ये इस कंपैरिजन के इसकी अपेक्षा, यहां पाए जाने वाली जीवों की अपेक्षा कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो गए। फिर यहां के जीवों का प्रजनन यहां के जीवों से कराया जाने लगा और फिर आने वाली जो संतति हुई उसमें जो डीएनए और आरएनए का विकास हुआ, उसमें जिस आनुवंशिकी गुणधर्म का विकास हुआ वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग आपको दिखाई दिए, है ना। इसका मेन रीजन क्या है कि भाई आपने इसके नेचुरल हैबिटेट को चेंज किया है। याद रखिएगा कि यहां पर इसको शिफ्ट किया जाना सिक्किम में भी, यानी कि सिक्किम में तो यह प्राय पाया ही जाता है, परंतु सिक्किम के जो रेड पांडा हैं उनको इस क्षेत्र में शिफ्ट किया जाना है। अब यदि यहां पर एक आवश्यक बात करें तो क्या ऐसा पहले नहीं किया गया था, और तो क्या ये पहला ऐसा जीव है जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट किया जा रहा है? नहीं, ये पहला जीव नहीं है। एशियाटिक लायन को बचाने के लिए भी ऐसा किया गया है, एशियाटिक लेपर्ड को बचाने के लिए भी ऐसा किया गया है, उन्हीं में से एक जीव ये है। याद रखें कि ये जो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है जहां आपको दार्जिलिंग हिल दिखाई देती हैं उस रीजन में ये दिखाई देता है, अर्थात दार्जिलिंग हिल शायद आपको पता हो कि ये हिमालयन रीजन में भी आती हैं और ये वेस्ट बंगाल और साथ में सिक्किम की सीमा पर भी स्थित दिखाई देती हैं। दार्जिलिंग पहाड़ियों के समीप ये मौजूद है। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात कि यह जो पर्वत है सिंगलीला, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है संदक काफू। ये जो संदक काफू पर्वत श्रेणी है ये जानी जाती है अपनी जहरीली वनस्पतियों के लिए, और इन्हीं में से एक जहरीली वनस्पति है कोबरा लिली, है ना। ये एक प्रकार की जहरीली वनस्पति में काउंट की जाती है। आई रिपीट, इसका नाम क्या है? कोबरा लिली। क्लियर?
इसको आप एक बार नेट में सर्च करिएगा, एक बार आप इसको अवश्य नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा तो आपको पूरी की पूरी यह बात समझ में आ जाएगी। अब चलिए प्रारंभ करते हैं भाई, समाप्त करते हैं कि सबसे पहले हमने यह जाना कि एक्चुअल में ये रेड पांडा होता क्या, पांडा क्या होता है। ये भालू की उपजाति है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है रेड पांडा और एक है ब्लैक एंड व्हाइट पांडा, और साथ में इसके खतरे में होने का क्या कारण है और इसमें जो खतरे का कारण है दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट लाने का प्रयास करें, अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर छोड़कर जाएं और साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ आगे आने वाले दिनों में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।